देखो टिल द लास्ट सेशन हम लोग क्या किया था, गुडविल का कैलकुलेशन करना सीख लिया था। अभी तक फिर से एक बार गुडविल थोड़ा सा रिवाइज कर लेता है। गुडविल क्या होता है? इट इज एन इनटेंजिबल एसेट, इट इज एन इनटेंजिबल एसेट ऑफ अ बिजनेस, और आई कैन से इट इज एन रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म, उसको अपन गुडविल बोलता है। गुडविल क्रिएट करने का बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है। इधर इट कैन बी फेवरेबल लोकेशन, नेचर ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, परफॉर्मेंस, बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है जो गुडविल को डिफाइन करता है कि जिस वजह से बिजनेस का गुडविल बन भी सकता है और गुडविल जीरो में भी या फिर नेगेटिव में भी जा सकता है। क्लियर है? गुडविल कैन बी नेगेटिव, मतलब उसका कोई रेपुटेशन ही नहीं है मार्केट में, सामने से पैसा देख के अपने बिजनेस को सेल आउट करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज को, उस तरीके से। इन शॉर्ट नेगेटिव, प्रैक्टिकली नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है, इट विल बी जीरो गुडविल, जीरो गुडविल। ठीक है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एएस है, एएस 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। वो हम लोग को बताएगा अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, एंड गुडविल इज अवर इंटेंजिबल एसेट्स। तो उसका सारा का सारा अकाउंटिंग मेरे को कौन बताएगा? एएस 26। ठीक है, बट एएस 26 मेथड्स नहीं बताता, एएस 26 आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए आपको गुडविल कैलकुलेट करना सीखना था। तो आपने गुडविल कैलकुलेट करना सीखा किसी भी बिजनेस का। देयर आर फ्यू मेथड जिससे अपन गुडविल कैलकुलेट कर सकता है। एक हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी मेथड आपको क्वेश्चन में आए, कोई भी मेथड से आपको गुडविल निकालना हो, आप हमेशा ध्यान रखना गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। और पास्ट भी कौन सा? नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। if there are any abnormal items, whether it is an abnormal gain or abnormal loss, अपन क्या करेगा? रिवर्स कर देगा, एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करेगा और एबनॉर्मल लॉसेस को एड बैक करेगा। लेकिन इफ कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम कंसिडरेशन में नहीं किया है तो उसको हम लोग कंसिडर करेगा। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लेना, रेवेन्यू को कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट। क्लियर है? कोई रेम्यूनरेशन है जो एवरी ईयर माइनस करना है आपको, तो उस टाइप का एडजस्टमेंट हर एक क्वेश्चन में होगा। इज इट क्लियर? नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन देगा, जो भी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करता है उससे नंबर ऑफ इयर्स परचेज मल्टीप्लाई कर देगा, वी विल गेट द गुडविल ऑफ अ फर्म। फिर हमने देखा था गुडविल दो तरह का होता है, वन इज परचेज्ड गुडविल, अनदर वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, अभी जो आपने मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सीखा, यहाँ पे एक मेथड और होता है। ठीक है, एक मेथड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, जो आपको ये स्पेसिफाइड जो मेथड है उसके साथ नहीं, अलग से बताया जाता है हिडन गुडविल। क्वेश्चन कुछ मेथड नहीं बोलेगा कि बिजनेस का गुडविल है या नहीं है, आपको इन बिल्ट समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर में गुडविल है। तो लास्ट सेशन तक हम लोगों ने क्या किया, सारा मेथड्स के ऊपर क्वेश्चंस कर लिया था। किसी को कोई भी डाउट है तो प्रीवियस सेशंस को रेफर कर लेना, या फिर मेरे को अभी कोई भी डाउट टिल द लास्ट सेशन जितना मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किया, कुछ भी है तो पूछ लो। कौन सा वाला? फंडामेंटल्स, क्या डाउट है? सर जो वो है क्या बोलते हैं, जब हम लोग का हम लोग जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कैपिटल या करेंट, हाँ, जब वो उसका वैल्यू डेबिट है तब हम लोग नहीं कंसिडर करना है, बिकॉज नेगेटिव बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कभी भी नहीं दिया जाता। डेबिट बैलेंस मीन्स नेगेटिव बैलेंस ऑफ द पार्टनर, तो कभी भी नहीं करेगा। मतलब अगर कैपिटल का डेबिट लिखा है तो इंटरेस्ट नहीं देना। इफ क्रेडिट बैलेंस है तभी अपन क्या करेगा, इंटरेस्ट को कंसिडर करेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, वो पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा, बट रेंट टू द पार्टनर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा। क्लियर है? अब देखो गुडविल कैलकुलेट करना तो सीख गया, लेकिन कोई पर्पस तो होगा कि हमने इस गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जरूरत कहां कहां पड़ता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड, लिखना मेरे साथ साथ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल is required
every time treatment of goodwill is required, every time whenever there is a reconstitution of partnership firm. रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नया एग्रीमेंट जब जब बनता है, whenever there is a reconstituted partnership firm, that is change or redraft, change or redrafting of पार्टनरशिप डीड. जब जब आपके बिजनेस का पार्टनरशिप डीड बदलेगा तब तक आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? अब तो पहले समझता है कि कब कब पार्टनरशिप डीड बदलता है या फिर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कब कब होता है. अंडर द फॉलोइंग सिनेरियो, या फिर अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, under the following below mentioned scenarios, reconstitution of partnership of partnership firm is required. कब कब आपको आपका एग्रीमेंट बदलना पड़ता है? एडमिशन से पहले भी बदलना पड़ सकता है जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है और उन लोगों ने अपने बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल दिया. पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, अब बोलते हैं हम लोग 3:2 से करेगा. उस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ता है? रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ता है, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. यस, चेंजेस इन पीएसआर. तो कब कब होता है? व्हेनेवर देयर इज चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स, whenever there is any new partner admitted, नया पार्टनर आएगा तब क्या होगा? फिर से नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, नया पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो होगा, तब आपको फिर से गुडविल वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. हाँ, वो तो अलग सिनेरियो है, वो लाएगा नहीं लाएगा, हर टाइम लाए जरूरी नहीं है. जब नहीं लाता तब हम लोग अलग ट्रीटमेंट करता है, बट एवरी टाइम अंडर द सच सिनेरियोज आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा. वो तो क्वेश्चन खुद बताता है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, रियल लाइफ के अकॉर्डिंग जितना तुम उसको शेयर दे रहे अपना बिजनेस का और तुम अलग से अपना फॉर्म का गुडविल कैलकुलेट करता है, जितना उसको शेयर दे रहा है उतना परसेंटेज वो गुडविल लाएगा. सपोज हमारा एक फॉर्म है, उसमें हम तुमको 10% का पार्टनर बना दिया और मेरा फॉर्म का गुडविल 10 लाख है, तो तुमको कितना लेके आना पड़ेगा? 1 लाख रुपए तो अलग से गुडविल का लेके आना पड़ेगा. अब कैपिटल ला रहा है या नहीं ला रहा वो सेकेंडरी मैटर है. माइट बी पॉसिबल हमने आपको पार्टनर बनाया है नॉट फॉर द मनी बट फॉर योर एक्सपीरियंस, लिंक्स, नॉलेज, किसी की पर्पज के लिए हो सकता है, लेकिन गुडविल तो लेके आना ही पड़ेगा. क्लियर है? तो यानी जब जब आपका नया एग्रीमेंट बनेगा, हाँ, जितना आप शेयर दे रहे हो नए पार्टनर को उतना अपना हिस्सा का गुडविल उसको लेके आना पड़ेगा. हाँ, वो सेकेंडरी सिनेरियो हो गया. ठीक है, पहले ये समझ लेता किस किस सिनेरियो में 110% आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना ही है. जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर
छोड़ के जा रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का डेथ हो गया, तो अपने वो हो जाएगा। नहीं पार्टनरशिप क्यों अगर कोलैप्स होगा, दो बार मिनिमम 2 ही है तो बात अलग है, अदरवाइज तो पार्टनरशिप तो चलेगा ही। तो वो सोल प्रोवाइडर बन के नहीं आएगा सकता। हाँ कर सकता है, कर सकता है। amalgamation of partnership firm, एमालगमेशन मतलब दो पार्टनरशिप फर्म मिलके एक फर्म बन रहा है, उस कंडीशन में फिर नया वाला फर्म के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तो वहां पे भी गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपको ध्यान रखना डिसोल्यूशन के अंदर में गुडविल कैलकुलेट नहीं करना होता है, क्योंकि वो फर्म बंद ही हो रहा है, कुछ कुछ बचा ही नहीं है। इन सिनेरियो के अंदर में every time we have to do treatment for goodwill। हाँ रिटायरमेंट और डेथ एक साथ ही है, ठीक है। एवरी टाइम वी हैव टू डू ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ये समझ में आया कि अपने को गुडविल का ट्रीटमेंट कब कब करना है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम गांड बांध लेना कि पूरा पार्टनरशिप में यही ट्रीटमेंट होगा, पूरा पार्टनरशिप में गुडविल का यही ट्रीटमेंट होने वाला है जो सिनेरियो में बता रहा हूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। पहला तो ये देखना गुडविल इज appearing inside the बैलेंस शीट। क्या गुडविल आपके बैलेंस शीट के अंदर है क्या? इंफॉर्मेशन फॉर गुडविल is given as an adjustment, that is outside the balance sheet। बस ये दो ही जगह गुडविल होगा, या तो बैलेंस शीट के अंदर या बैलेंस शीट के बाहर। इफ बैलेंस शीट के अंदर है, it is termed as purchased goodwill। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, इफ बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है दैट मीन्स इट इज अ परचेज्ड गुडविल, और इफ बैलेंस शीट के बाहर है देन इट इज यस सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है, नो अकाउंटिंग is done, only adjustment entry is passed between the partners। हमेशा ध्यान रखना सेल्फ जन पूरा। अब पार्टनरशिप में आगे जितना भी आपको गुडविल का ट्रीटमेंट मिलेगा फिर अपने को डिस्कशन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इफ बैलेंस शीट के बाहर है उसका अकाउंटिंग नहीं होगा, पार्टनर्स के बीच में सेटलमेंट कर देगा हम लोग, नो इफेक्ट, नो अकाउंटिंग इज डन ऑन परचेज गुडविल
के अंदर है बैलेंस शीट पे, तब भी उसका वैल्यू में कुछ भी डिफरेंस आएगा। हाँ, उसका वैल्यू का ट्रीटमेंट अपन करेगा, उसका वैल्यू का ट्रीटमेंट अपन करेगा। चेंज हो सकता है ना? चेंज इन द सेंस वैसे चेंज नहीं होगा, या तो हम लोग पूरा उड़ा देगा या एज इट इज वही रहेगा। ऐसा एज इट इज अगर पूरा हो, हाँ, पूरा उड़ जाएगा। जो नया पार्टनर गुडविल आया वो सब नहीं, उसका कुछ नहीं आएगा, वो सेल्फ जनरेटेड हो गया। ठीक है, तो नो अकाउंटिंग इज डन, ओनली एडजस्टमेंट एंट्रीज पास्ड बिटवीन द पार्टनर्स, between the partners in their gaining sacrifice ratio। तो इसका अकाउंटिंग एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ऑलवेज एंड ऑलवेज इसका यही ट्रीटमेंट होगा पूरा का पूरा पार्टनरशिप में, ये ध्यान रखना। इफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गुडविल इज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, चाहे अब वो आपका क्वेश्चन एडमिशन का हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, कुछ भी हो, तो गेनिंग पार्टनर वो देगा। यस, गेनर से लेके हम लोग सैक्रिफाइजर को दे देगा। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। क्लियर है ये चीज? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट क्लियर है? अब देखो परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का दो सिनेरियो हो सकता है। क्वेश्चन आस्क not to alter values of the balance sheet। Question asks not to alter values of the balance sheet, मतलब बैलेंस शीट को नहीं हिलाना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। नया पार्टनर आ रहा है या एग्रीमेंट बदल रहा है, बैलेंस शीट जैसा था, इस बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है वो वैसा ही रहेगा। आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है तो वो वैसा ही रहेगा, आपको उसको चेंज नहीं करना है। उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, इफ क्वेश्चन आस्क नॉट टू अल्टर वैल्यूज ऑफ द बैलेंस शीट, होता है जब वो अल्टरेशन करने के लिए बोलता है तब। ठीक है, व्हेन क्वेश्चन आस्क नॉट टू अल्टर वैल्यूज ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट एज इट इज ही रखना है आपको, उस कंडीशन में हमेशा एडजस्टमेंट entry is passed same as self-generated goodwill। Adjustment entry is passed same as self-generated goodwill, मतलब gainer to सैक्रिफाइजर, गेनिंग पार्टनर से लेके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देगा। इससे तुम्हारा बैलेंस शीट का बाकी वैल्यूज में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, जस्ट एक पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा और एक का कम हो जाएगा। यही ट्रीटमेंट आपको हमेशा करना है। गुडविल इज अपियरिंग इनसाइड द ट्रायल बैलेंस एंड क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि वैल्यूज अल्टर नहीं होना चाहिए बैलेंस शीट का, एज इट इज लिख देगा हम लोग वैसा। ठीक है, if values can be altered or question is silent, मैं कराएगा। if values can be altered और question is silent, कुछ बोला ही नहीं क्वेश्चन में, तो हम लोग हमेशा अज्यूम करेगा कि बैलेंस शीट को अल्टर करना है। डिफॉल्ट यही है। हाँ, डिफॉल्ट यही है, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन का मेंशन देखा ही नहीं। आएगा आएगा क्वेश्चन आएगा, डिफॉल्ट हमेशा ये रहेगा, डिफॉल्ट हमेशा ये रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो डिफॉल्ट यही मानेगा। तब उस कंडीशन में परचेज्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करोगे?
गुडविल amount will be distributed between old partners in old ratio. जो पुराने पार्टनर्स थे उनका जो पुराना रेशियो था उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. और जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम पर वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो तो सेल्फ जनरेटेड हो गया. नया पार्टनर जो लाता है वो सेल्फ जनरेटेड का पार्ट है. वो हमेशा हाँ गेनर टू सैक्रिफाइसर. हाँ गेनर टू सैक्रिफाइसर होगा ना वो तो. वो होगा सैक्रिफाइसिंग और उसका रेशियो. हाँ ऑलवेज. क्लियर है यहां तक. तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. बिकॉज देखो बिजनेस में गुडविल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एसेट है. जब तुम किसी को बिजनेस का एसेट देगा तो उससे पैसा लेगा ना. तो मेरा बिजनेस के लिए तो गुडविल बैलेंस शीट का एसेट साइड में आ रहा है. तो किसी को देगा तो हम लोग क्या करेगा? उससे पैसा मांगेगा. यहाँ पे पार्टनर से लेने से अच्छा हम लोग क्या करेगा? पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा. इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. अरे ये ओल्ड पार्टनर ही है. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. सारा का सारा उसी के बीच में तो बांटना है. गुडविल को राइट ऑफ कर. हाँ इन शॉर्ट गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया. बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ. ऐसे रिजर्व के लिए बोलते हैं. हाँ हाँ. बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ. एक बार फिर से बताना. दो तरह का गुडविल, एक परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल. परचेज्ड गुडविल कहां दिया हुआ रहेगा? बैलेंस शीट के अंदर. और एनीथिंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट गुडविल गिवन बिलो द बैलेंस शीट इज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल. और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट होता है, गेनर टू सैक्रिफाइसर. गेनिंग पार्टनर से उसका हिस्सा का लेना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देना है. क्लियर है? परचेज्ड गुडविल, गुडविल बोले तो जो बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है, डिफॉल्ट ट्रीटमेंट उसका एक ही होता है, दैट इट इज रिटन ऑफ बिटवीन द ओल्ड पार्टनर. हम लोग पुराना वाला पार्टनर को देके उसको बुक से खत्म कर देगा. जब देगा तो क्या होगा? उनका कैपिटल कम हो जाएगा और गुडविल राइट ऑफ हो जाएगा. बट ये हमेशा ध्यान रखना, जो परचेज्ड गुडविल है उसको जब अपन राइट ऑफ करता है, इट इज डन बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. यस ओल्ड पीएसआर. लेकिन यदि वैल्यूज अल्टर नहीं करना, आपको बैलेंस शीट की वैल्यूज को अल्टर नहीं करना, एज इट इज रखने चाहते हैं पार्टनर, उस कंडीशन में द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विल बी सेम एज वी डू इन सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल डेबिट साइड पर है वो गुडविल. हाँ राइट. क्लियर है? यहां तक समझ में आया? देखो टू गुडविल, टू गुडविल यही एंट्री पास किया हमने, तो कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट आएगा टू गुडविल. ठीक है. अब देखो एक ट्रीटमेंट होता है गुडविल रेज एंड राइट ऑफ का कंसेप्ट होता है. गुडविल रेज एंड राइट ऑफ. ठीक है. अच्छा सा कंसेप्ट है, अच्छे से समझना कि क्या होता है क्या नहीं होता है. पहले यहां तक क्लियर है एकदम? कंसेप्ट ऑफ रेज एंड राइट ऑफ ऑफ गुडविल. ये होता है सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड. परचेज गुडविल के लिए रेज एंड राइट ऑफ नहीं होता. अभी तो हमने लिखा था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट होता है, क्या? गेनर टू सैक्रिफाइसर. लेकिन क्वेश्चन यदि स्पेसिफिकली बोल दे आपको कि गुडविल रेज एंड राइट ऑफ करो, उस कंडीशन में आप गेनर टू सैक्रिफाइसर डायरेक्ट करके मत आ जाना. एट द एंड आंसर करेक्ट आएगा, एट द एंड आंसर करेक्ट आएगा, बट आपका मार्क्स काट लिया जाएगा बिकॉज ये कंसेप्ट है रेज एंड राइट ऑफ.
कंसेप्ट का नाम ही यही है, गुडविल रेज एंड देन राइट ऑफ। अब इस कंसेप्ट में क्या होगा, रेज का मतलब होता है पहले बुक्स में गुडविल को लेके आओ फॉर सेल्फ जनरेटेड। ध्यान रखना सिर्फ सेल्फ जनरेटेड के लिए होता है, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। जो अभी अभी आपने गुडविल कैलकुलेट करना सीखा है उस गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? रेज करने का मतलब बिजनेस में उस गुडविल को पहले बुक्स में लेके आओ। तो बुक्स में जब लेके आएगा ना तो क्या होगा, एसेट आ रहा है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो एसेट आने से क्या होता है, डेबिट, एसेट बढ़ रहा है तुम्हारा, तो क्या एंट्री होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कॉरेस्पॉन्डिंगली। देखो एवरीथिंग हैज ए डुअल इंपैक्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होना होगा, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यस, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being goodwill raised as per old profit sharing ratio। क्वेश्चन में मेंशन लो कि रेज करना तभी। हाँ, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन में वर्डिंग्स लिखा हुआ है कि गुडविल को ट्रीटमेंट ऐसे करो कि रेज एंड राइट ऑफ के तरीके से। तब आप पहले क्या करेगा, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट किया है उसको बुक्स में लेके आएगा। ये जस्ट कुछ नहीं, एक दो स्टेप है, अल्टीमेटली गेनर टू सैक्रिफाइजर ही होने वाला है। फिर इमीडिएटली राइट ऑफ करेगा, इमीडिएटली अपन गुडविल को राइट ऑफ कर देगा। कैसे करेगा देखना, ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहां पे ऑल द पार्टनर्स का मतलब है इवन न्यू पार्टनर भी। जब रेज किया तब सिर्फ ओल्ड पार्टनर थे, अब जब राइट ऑफ कर रहे हैं ना तब ऑल द पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ होगा। ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सर इसका स्टेप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी है। यस, इंक्लूडिंग new partners, all the partners capital account debit to goodwill। फिर से उड़ा देगा इसको बुक से। इस दोनों एंट्री को मर्ज करे ना तो एंट्री क्या बनता है पता है, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर, वही बन रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली कंसेप्ट है तो वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर की सनकेगी तो वो डाल देगा। जब वो डाल देगा आप कंफ्यूज, आप तो एक फ्रेम लेके जाओगे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल भैया बोला था कि हमेशा गेनर टू सैक्रिफाइसर करना है और दिमाग ही नहीं लगाना है। बट यदि रेज एंड राइट ऑफ बोल दिया तो हमेशा ध्यान रखना, पहले गुडविल को बुक्स में लाएंगे एज पर द ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, एंड देन राइट ऑफ कर देंगे कंसिडरिंग ऑल द पार्टनर एज पर न्यू पीएसआर। एडमिशन में ना क्यों नहीं किया, एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं किया, कर दिया होगा लेकिन बोल के नहीं किया। नहीं एडमिशन, अरे एडमिशन यदि किसी ने सीख लिया या चेंजेस इन पीएसआर सीख लिया, कहानी खत्म। सबका ट्रीटमेंट एक जैसा ही है पार्टनरशिप में। तो जैसे नया पार्टनर आया तो वो गुडविल आया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो तो उस रेशियो में चला जाएगा सैक्रिफाइस। और उसमें लेकिन अगर गेन हुआ तो किसको, मतलब एक पार्टनर को गेन हो रहा है तो वो गेनिंग रेशियो से लाएगा, जितना उसका रेशियो सीखेंगे वो सब आएगा धीरे 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 धीरे, इट विल कम। अच्छा है कि तुमको थोड़े थोड़े ब्लॉक्स याद हो रहे हैं, बट हैव पेशेंस, आएगा, सारे कंसेप्ट आएंगे। ये कंसेप्ट समझ में आया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दो ही चीज है कि गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है या फिर बैलेंस शीट के बाहर है। इफ बैलेंस शीट के बाहर इंफॉर्मेशन है मतलब वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसका एक ही ट्रीटमेंट होना है, गेनर टू सैक्रिफाइसर
प्रोवाइडेड रेज एंड राइट ऑफ का कंसेप्ट है तो। एंड इफ बैलेंस शीट के अंदर में है तो डिफॉल्ट ट्रीटमेंट यही होगा कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम लोग राइट ऑफ कर देगा उसको। लेकिन क्वेश्चन बोल दिया कि वैल्यूज ऑल्टर नहीं करना, तब हम लोग हमेशा क्या करेगा, गेनर टू सैक्रिफाइसर, जैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल करता है। एंड रेज एंड राइट ऑफ का कंसेप्ट क्या है? रेज एंड राइट ऑफ का कंसेप्ट क्या है कि पहले गुडविल को बुक्स में लाएगा, पहले एज पर द मेथड जो हमने सीखा है, वेदर इट इज एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, जो भी मेथड होगा उससे गुडविल कैलकुलेट करेगा। वो पूरा का पूरा गुडविल हम लोग हमारे बुक्स में लेके आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है। देन सेम वैल्यू हम लोग क्या करेगा, राइट ऑफ कर देगा बिटवीन ऑल द पार्टनर एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं, इंपैक्ट जाएगा ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इंपैक्ट जाएगा इसका, बैलेंस शीट में गुडविल आएगा ही नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं आएगा, पहले डेबिट किया फिर क्रेडिट किया, गुडविल अकाउंट तो क्लोज हो गया। बैलेंस शीट में वही वैल्यूज जाता है जिस भी लेजर का बैलेंस सीडी होता है। क्लियर है? यहां तक गुडविल समझ में आया? आज जो पार्ट इतना डिस्कस किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला, क्लियर है? चाहे आपका कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर, वेदर इट इज एन एडमिशन, चेंजेस इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, कोई भी चैप्टर हो, आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यही रहेगा। क्लियर है ये चीज? एक कंसेप्ट लिखा था आप लोगों ने, हिडन गुडविल, वो कैसे निकालता है, ये क्या है हिडन गुडविल? ओ भाई साहब, भारी भरकम है, नाम में लिखा हुआ हिडन मतलब छुपा हुआ है, ढूंढना पड़ेगा। बट इस इतना सिंप्लीफाइड तरीके से क्वेश्चन नहीं देगा ना, ठीक है। हिडन गुडविल मतलब आपको क्वेश्चन बोलेगा गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, बट गुडविल कैलकुलेट करने का कोई मेथड नहीं बताएगा, ना एवरेज प्रॉफिट बताएगा, ना सुपर प्रॉफिट, ना वेटेड, ना कैपिटलाइजेशन, कोई मेथड नहीं बताएगा। उस कंडीशन में आपको ढूंढना पड़ेगा गुडविल का वैल्यू, ठीक है। अब कैसे ढूंढोगे आप? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर 1, कैलकुलेट टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ all the partners. Total adjusted capital. Now what do you mean by adjusted capital? नहीं, एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, उसमें ड्यूरिंग द ईयर सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो सब प्लस माइनस करने के बाद जो कैपिटल होता है, क्लोजिंग कैपिटल, उसको हम लोग टोटल एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हुआ, लेकिन सर्टेन ट्रीटमेंट करने के बाद क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट देगा। हाँ, बैलेंस शीट के, यस, बैलेंस शीट के अंदर जो गुड कैपिटल का बैलेंस आ रहा है ना, उसमें अभी तक सर्टेन एडजस्टमेंट होना बाकी रहेगा, जैसे कि रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस होना, आगे जाके आपको मिलेगा रियलाइजेशन। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, टोटल एडजस्टेड कैपिटल कैसे आएगा, वैसे ही तो आएगा जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सब कुछ, एवरीथिंग एक्सेप्ट गुडविल प्लस माइनस कर देगा, जो बैलेंस सीडी आएगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल एडजस्टेड कैपिटल। क्लियर है? वो निकाला, देन आप क्या करोगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करोगे। ये तो गया टोटल एडजस्टेड कैपिटल अभी है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल of the firm based on any partner's capital or new partner's capital। शॉर्ट नहीं समझ में आया हो, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लिखता है, अभी समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल लिखिए,
A and B are partners in a firm. They admit C as a partner they admit C as a partner with 1/4 share in profit C brings rupees 2 lakh as his share of capital. The value of total assets of the firm is rupees 5,40,000 and outside liabilities are valued at rupees 1 lakh on that date. The value of total assets of the firm is rupees 5,40,000 and outside liabilities are valued at rupees 1 lakh on that date. Calculate the value of goodwill अब देखो यहां पे क्वेश्चन कोई मेथड नहीं बता रहा कैसे गुडविल कैलकुलेट करना है, राइट? तो और बाकी पार्टनर का कोई हिस्सा विस्सा कुछ नहीं बता रखा, बट वी कैन सी जिस दिन सी बिजनेस के अंदर में आ रहा है, देखो अच्छे से समझना चीजों को। सी जिस दिन हमारे बिजनेस में आ रहा है तो हमारे बैलेंस शीट का एक पोजीशन है, दिस इज अवर बैलेंस शीट ऑन द एडमिशन ऑफ सी। इस तरफ में एसेट्स बता रखा है कितना, 5,40,000 का टोटल एसेट्स, और इधर लाइबिलिटीज बता रखा है आपका 1 लाख। तो भाई ये तो मैच होना चाहिए ना, एसेट शुड बी इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस, इसका मतलब ए एंड बी का कैपिटल कितना हो गया, उन्होंने धंधे में लगा रखा है 4,40,000 रुपए। क्लियर है ये चीज? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज एसेट अप्रोच से ए और बी का टोटल कैपिटल है 4,40,000। सी जिस दिन आया वो 2 लाख रुपए लेके आया फॉर 1/4 शेयर, वो अपना 1/4 के लिए 2 लाख लेके आया है, तो व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म taking C's capital as base। जब 1/4 के लिए 2 लाख लाया तो 1 के लिए कितना होगा, पूरा एक हिस्सा के लिए। हाँ लिख सकता है ऐसा कोई बात नहीं है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो देखो 2 लाख रुपए वो लाया, उसका रेशियो को रिवर्स कर दे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा। यूनिटरी मेथड, 1/4 के लिए 2 लाख है तो पूरा 1 के लिए कितना होगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 1/4, तो नीचे का ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा 8 लाख रुपए। फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए 8 लाख रुपए, और फर्म का टोटल कैपिटल है कितना, नो,
यस, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन कितना हो गया? ए और बी का मिला के तो 4 लाख था ही, और सी 4,40,000, और सी कितना लेके आया? 2 लाख। तो इन लोग का मिला के टोटल कैपिटल कितना हो रहा है? बल्कि ऐसे देखे तो होना चाहिए 8 लाख। मतलब 8 लाख का कैपिटल में धंधा चलना चाहिए था, लेकिन धंधा चल रहा है 6,40 का कैपिटल से ही। बढ़िया बात है, कितना बढ़िया बात है। देयरफॉर गुडविल कितना है फर्म का? जहां बिजनेस में 8 लाख इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां अपना 6,40 से ही काम चल रहा है। 160 इज अवर गुडविल। इसको बोलते हैं हम लोग हिडन गुडविल। इसको बोलते हैं हम लोग हिडन गुडविल। समझ में आया? क्या आप लोग को समझ में आया? क्लियर था ये हिडन गुडविल? क्वेश्चन कोई मेथड नहीं बताया, बट स्टिल फॉर्म में गुडविल है या नहीं वो हमने चेक किया। ठीक है, ऐसे होगा। ये हो गया क्या सबका? तो ये गुडविल निकला, इसका पार्टनर कैपिटल का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका, हाँ, इसमें जो नया पार्टनर, इसमें जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको पैसा मिलेगा जितना उन लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और गेनिंग पार्टनर से हम लोग लेगा। जो इसका 1/4 हो, 1/4 1/4 तो लेगा ही लेगा उसे सी से, क्योंकि वही गेन कर रहा है, वही नया पार्टनर है, और ए और बी सेक्रीफाइस कर रहा है तो उनको मिलेगा। 1/4 डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, 1/4, 1,60,000 का 1/4 बोले तो 40,000 वो दोनों में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों क्या कर रहा होगा? सेक्रीफाइस कर रहा होगा। एक एग्जांपल और लिखना, राइट डाउन अनदर एग्जांपल। V and S are partners in a firm. V and S are partners in a firm with capitals of rupees 1,80,000 and 1,80,000 respectively. Full stop. V and S are partners in a firm with capital of rupees 1,80,000 respectively. They admitted N as a new partner for 1/4 share in the future profits of the firm. In the future profits of the firm. Nisha and brought
rupees and brought rupees 90,000 as capital या फिर as his share of capital. Calculate the value of goodwill. Calculate the value of goodwill. How come? Goodwill? नहीं इसमें अपने को बैलेंस शीट चाहिए, इसमें सीधा दिया हुआ ही है उनका कैपिटल. कंबाइंड कैपिटल ऑफ वी एस एंड एन कितना हो जाएगा? 2,70,000. 1,00,000 है वी का, 90,000 है सी एन का और 80,000 है एस का, तो 2,70,000. किसका? ये तीनों का कैपिटल माइनस कर दिया तो टोटल कैपिटल ought to be कितना होना चाहिए था? 90,000 वो लेके आया है 1/4 शेयर के लिए, तो फर्म का टोटल कैपिटल होना कितना चाहिए? 3,60,000 नहीं वो तो हो ही गया ना 27. 3,60,000 टोटल कैपिटल होना चाहिए और कैपिटल है कितना? 2,70,000. तो गुडविल कितना हो गया? 90,000. समझ में आया? क्लियर है? दिस वे वी कैलकुलेट द हिडन गुडविल. समझ में आया हिडन गुडविल का कंसेप्ट? 90,000 अच्छा लग रहा है? क्लियर है? तो ये था अपना हिडन गुडविल का कंसेप्ट. तो ओवरऑल तुम्हें पार्टनरशिप के चैप्टर में इतना ही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मिलेगा. गुडविल रेज एंड राइट ऑफ, हिडन गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज्ड गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो इंप्लाइड है कि क्या करना है, गेनर टू सैक्रिफाइसर. लेकिन रेज एंड राइट ऑफ बोल दिया तब अपन क्या करेगा, पहले गुडविल को रेज करेगा बिटवीन द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, एंड देन अगेन उसी गुडविल को राइट ऑफ कर देगा बिटवीन ऑल द पार्टनर एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यह है. देन इफ गुडविल इज अपेयरिंग इनसाइड द बैलेंस शीट तो डिफॉल्ट रहेगा, इट शुड बी राइट ऑफ बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो. लेकिन यदि वैल्यूज ऑल्टर नहीं करना तो हमेशा हम लोग क्या करेगा, गेनर टू सैक्रिफाइसर. इज इट क्लियर? समझ में आया? गुडविल का कंसेप्ट पूरा पार्टनरशिप में उठा के देख लेना. अपना जो ये नोट्स है इसके बाहर गुडविल का कंसेप्ट रहेगा ही नहीं. दिस इज द लास्ट लेवल जो आपका गुडविल रह सकता था. आ गया अपना. इससे ज्यादा कुछ भी गुडविल नहीं रहने वाला. जितना अपन ने किया दैट इज द लास्ट. हाँ नहीं, कुछ कुछ पार्ट क्लियर है. तो गुडविल पूरा चैप्टर, पूरा पार्टनरशिप, आप जब भी गुडविल फंसेगा आप जस्ट एक बार इस नोट्स को गो थ्रू करना.
देखो क्या होगा, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स एक तरफ है अपना, जहां पूरा चैप्टर होता है। अब यदि आप चाहते हो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये जो सेगमेंट है इसको पूरा करेक्ट करना है, तो आपको सेगमेंट वाइज सीखना पड़ेगा। जैसे अभी आपने गुडविल कैलकुलेशन सीख लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट सीख लिया, यही है, दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, उसका ट्रीटमेंट नेक्स्ट सेशन में सीखेगा। देन फिर रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट सीखेगा। उसके बाद में सबको मिला के क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो क्वेश्चंस करना सीखेगा। क्योंकि एक बार सेगमेंट वाइज आपने ट्रीटमेंट सीख लिया ना, तो बड़ा क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट वो एकदम अच्छे से अपने को सीखना है। क्लियर है? तो आप लोग इतना रिवाइज करके आएगा, नेक्स्ट सेशन में आई विल बी टचिंग एडमिशन वाला पार्ट ही, ठीक है। बट एडमिशन के अंदर में पहले पहले हम लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेगा, ठीक है। एक सेशन अपना चला जाएगा ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग सैक्रिफाइस, उसको कैलकुलेट करने में। देन फिर हम लोग करेगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, बोलो। एंड देन फिर अपन करेगा रिवैल्यूएशन, फिर करेगा कैपिटल एडजस्टमेंट, फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन, कहानी खत्म। फिर इतना इतना सा रहेगा रिटायरमेंट और डेथ का, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।